इतला देता चलूं, शर्म आ रही है ये इतला देते हुए कि इस वक्त श्रीलंका में हमसे कम महंगाई है। वो श्रीलंका जो 1.5 साल पहले दिवालिया हो चुका था, अब हमसे बहुत बेहतर है। शहबाज शरीफ साहब खिताब फरमा रहे थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, पूरी दुनिया के ताजरों को बता रहे थे साडा पावर सेक्टर तबाह हो गया जी। साडे यहाँ जितनी बिजली चोरी हुंदी है इतनी किस दुनिया के किसी मुल्क के चोरी नहीं हुंदी। साडे हाँ जेड़े गरीब मर रहे ने, तबका अशराफिया मौजां कर रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिवालिया हो चुके श्रीलंका की वापसी हुई है और दिवालिया हो जाने वाले श्रीलंका ने 1.5 साल में तरक्की और खुशहाली की तरफ सफ़र कैसे शुरू कर लिया, श्रीलंका की वापसी कैसे हुई है, इस पर बात करेंगे। और इस पर भी बात करेंगे कि जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोल रहे थे, खिताब फरमा रहे थे, तब मुझे मशहूर व मारूफ फिल्म शोले का वीरू याद आ रहा था। शहबाज शरीफ और फिल्म शोले के वीरू में क्या ममासलत है, इस पर बात करेंगे। और इस पर भी बात करेंगे कि गंदम स्कैंडल क्या इस बार भी माफिया बच जाएगा, और क्या हुकूमत फायज़ ईसा काजी को एक्सटेंशन दे पाएगी। ये हैं आज के मौजू। लेकिन इन सब से पहले ये बताता चलूँ कि FBR ने एक फ़ैसला किया था कि टैक्स ना देने वालों की सिमें ब्लॉक कर दी जाएं। और फिर ये खबर भी सामने आई थी कि 5 लाख से ज़्यादा लोगों की सिमें ब्लॉक होने जा रही हैं। अब सुना जा रहा है कि कानूनी मसाइल हैं, इंतज़ामी मसाइल हैं, हो सकता है सिमें ब्लॉक ना हो। क्यों? एक कि बहुत सारी ख़वातीन ने सिमें हासिल कर रखी हैं अपने ख़ानदान के मर्दों के नाम पर, और बहुत सारे मर्दों ने नौकरों और अपने रिश्तेदारों और मुलाजमों के नाम पर सिमें हासिल कर रखी हैं। सोचा जा रहा है कि अगर सिमें ब्लॉक कर दी गई और फिर भी टैक्स में इजाफा ना हुआ तो क्या बनेगा। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने और मोबाइल कंपनियों ने भी कई तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। अब ये तो पहले दिन से ही ऐसा लग रहा था कि सिर्फ सिमें ब्लॉक करने से टैक्स में इजाफा नामुमकिन होगा, क्योंकि एक तरफ आप सिमें ब्लॉक करेंगे, दूसरी तरफ नए नए नामों से सिमें इशू हो जाएंगी। और पाकिस्तान जहाँ जुगाड़ है, जहाँ शॉर्टकट है, जहाँ हर मसले का हल मौजूद है, वहाँ सिमें ब्लॉक करने से टैक्स में इजाफा नामुमकिन सा लगता है। कितना अच्छा हो कि ये हुकूमत UNDP की रिपोर्ट पढ़ ले, और इस रिपोर्ट में है कि हम पूरी दुनिया में है, रिपोर्ट बताती है कि पूरी दुनिया में है कि हुकूमतें अमीरों पर टैक्स लगाती हैं, गरीबों को रिलीफ देती हैं, लेकिन पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ गरीब टैक्स देते हैं और अमीर मौजें करते हैं। और खैर से UNDP की रिपोर्ट के मुताबिक $17.25 अरब की मरात, सहूलतें और सब्सिडीज़ देती है हुकूमत मगरमच्छों को, बड़े बिजनेसमैनों को, ताजरों को। अब बिजनेसमैन, सरमायाकार, ताजर, ये किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होते हैं। कोई शक नहीं कि इन्हें रिलीफ देना चाहिए, लेकिन जब उन्हें रिलीफ दिया जाता है तो उनसे टैक्स भी वसूल करना चाहिए। मगर क्या करें, इन बड़े मगरमच्छों के नुमाइंदे सेनेट में भी हैं, कौमी असम्बली में भी हैं, हुकूमत में भी हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी हैं। कुछ नहीं हो पाएगा। अब देखते हैं सिमें ब्लॉक करने से क्या रिज़ल्ट निकलता है। सिमें ब्लॉक हो पाती हैं, अगर हो गई तो क्या रिज़ल्ट निकलेगा, नहीं होती तो क्या मुतबादल होगा। दूसरी एक ख़बर भी सुनाता जाऊं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक ऑडियो लीक्स केस चल रहा है, और जिसमें DG FIA चेयरमैन PTA को नोटिस जारी किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और कहा है कि आपने पेमरा समेत सरकारी इदारों ने एक दरख्वास्तें दी थीं
कि जस्टिस बाबर सतार केस ना सुने, क्योंकि उन्होंने वो उन 6 जजेस में शामिल हैं जिन्होंने ख़त लिखा था सुप्रीम कोर्ट को कि हम बैरूनी मुदाखलत हो रही है, हम पर दबाव पड़ रहा है, हम गैर महफूज, हमारे घर गैर महफूज, हमारे ख़ानदान वाले गैर महफूज, लिहाज और हमारे मन मर्जी के फ़ैसले हमसे लिए जाने की कोशिश हो रही है। तो चूंकि आप उन 6 जजों में शामिल हैं, लिहाजा ख़त ना सुने, ये समात ना हमारी करें, हमारी समात किसी और बेंच में ट्रांसफ़र कर दें। जिस पर जस्टिस बाबर सतार गुस्से में आए। उन्होंने कहा कि आपने क्या अदालत का मजाक बना रखा है। अब एग्जेक्टिव अगर अदलिया को ब्लैकमेल करे और अदलिया उसके जवाब में कार्रवाई करे, तो क्या वो ऐसा फेल है कि जिस पर वो केस ही ना सुने किसी महकमे के? क्या ये जज का ज़ाती मफादात हो जाता है? इस पर जस्टिस बाबर सतार ने चारों को, FIA को, IB को, PTA को, पेमरा को 5-5 लाख जुर्माना किया था और दरखास्तें खारिज कर दी थी। और फिर अब ये सामने आया है कि अदालत ने DG-IB, DG-FIA, चेयरमैन PTA को नोटिस जारी किया है और कहा है कि मुश्तरका मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा बनने और बदनीति पर मबनी दरखास्तें देने पर क्यों ना आप लोगों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। 42 सफ़ाती फैसला सामने आया है अदालत का और अदालत ने सवाल उठाए हैं कि ये दरखास्तें क्यों दी गई, किस अथॉरिटी ने इन ये दरखास्तें देने की मंजूरी दी और चारों इदारों की एक जैसे दरखास्तें क्यों बयान हल्फी जमा करवाएं और अगली समात पर पेश हों। अब आते हैं अपने वापस मौजू पर। पहले बात कर लेते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका जो 1.5 साल पहले अचानक एक दिन पता चला कि दिवालिया हो गया है, लोग सड़कों पर आ गए, लोग ने सरकारी इमारतों पर हमले शुरू कर दिए, श्रीलंका का ऐवान सदर लोगों के नरगे में आ गया, लोगों ने कब्ज़ा कर लिया, लोगों ने श्रीलंका के अफसरों और वज़ीरों को पकड़ पकड़ कर मारा और जो श्रीलंका की उस वक़्त की क़यादत थी वो मुल्क छोड़कर भाग गई और 46 अरब डॉलर जो श्रीलंका ने कर्ज़े देने थे उस पर श्रीलंका ने सरकारी तौर पर ऐलान कर दिया कि हम कर्ज़े नहीं दे सकते। एक वक्त की रोटी मुश्किल हो गई। पेट्रोल के 1 लीटर के लिए 4-4 दिन लाइनों में लगना पड़ता था उन दिनों श्रीलंका के लोगों को। और फिर जब श्रीलंका की जो मकबूल तरीन क़यादत थी वो मुल्क छोड़ के भाग चुकी थी, तो रानिल विक्रमासिंघे जो 6 मरतबा श्रीलंका के पहले वज़ीर आज़म बन चुके थे, लेकिन वो इतने गैर मकबूल थे कि आखिरी इलेक्शन में बमुश्किल उनकी अपनी सीट बच पाई थी, बाकी कोई, उनकी पूरी जमात हार चुकी थी। तजर्बाकार सियासतदान थे, वो आगे आए, उन्होंने मुल्क की बागडोर संभाली और फिर हैरत अंगेज़ तौर पर श्रीलंका की वापसी हो गई और श्रीलंका अब मुआशी बुहरान से निकल आया है। और आपको ये इतला देता चलूँ, शर्म आ रही है ये इतला देते हुए कि इस वक्त श्रीलंका में हमसे कम महंगाई है, बल्कि बहुत कम महंगाई है। वो श्रीलंका जो 1.5 साल पहले दिवालिया हो चुका था अब हमसे बहुत बेहतर है। उसकी करेंसी वापस अपनी असल जगह पर आ चुकी है। महंगाई जो 70% थी 5.9% पर आ चुकी है। लोड शेडिंग तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और लोगों को अब राशन मिलना शुरू हो गया। राशन सिस्टम शुरू कर दिया गया था, लोगों को राशन मिलना शुरू हो गया है। लोगों को बुनियादी ज़रूरियात की सहूलतें मिलना शुरू हो गई, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की सहूलतें मिलना शुरू हो गई हैं। 3 अरब डॉलर का रेस्क्यू पैकेज लिया IMF से, कर्ज़ों की रीशेड्यूलिंग की श्रीलंका ने और पेट्रोल की किल्लत, अद्वियात की किल्लत और महंगाई जो आसमान पर थी सब पर काबू पा लिया गया है। बैरूनी फर्म्स और बैरूनी माहिर की खिदमात हासिल की गई, माहिरीन की। कर्ज़ों की रिस्ट्रक्चरिंग हुई, जिन मुल्कों से और जिन इदारों से श्रीलंका ने कर्ज़े लिए थे उनसे मोहलत ली श्रीलंका ने। सरकारी इदारों की निजकारी शुरू हो गई, राशन सिस्टम शुरू हो गया, हकूमती खर्चे ज़ीरो तक ले आए हैं श्रीलंका की क़यादत। और बहुत कुछ किया, लेकिन यकीन करें 1.5 साल में श्रीलंका की अगर वापसी हुई है तो उसकी वजह एक है कि वहाँ की क़यादत अपने मुल्क और अपनी कौम से मुखलस थी।
और उनकी ये जो इस वक्त श्रीलंका की क़यादत है, इनकी 5 बर्रे आज़मों में जायदादें नहीं थी और इन्होंने लूट मार नहीं की हुई थी। लिहाजा अवाम ने साथ दिया। क़यादत ने पहले अपना आप पेश किया, जो कुछ अवाम पे किया सबसे पहले खुद करके दिखाया, और आज श्रीलंका वापस तरक्की और खुशहाली की राह पर है। और दूसरी तरफ हम हैं, दिवालियापन है कि इस तलवार सर पे लटक रही है और हुकूमती खर्चे कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। और हमारे हुक्मरान जो जीरे ब्लेड और बनारसी ठगों से भी गए गुजरे हैं, दौलत शाह की ये चूहियाँ जिनके दिमाग खाली हैं, ये खैर से कोई एक भी ऐसा कदम नहीं जिससे लगे कि हमारी कोई वापसी हो रही है। बस एक ही खुशखबरी सुनाई जाती है, उससे कर्जा लिया उसको दे दिया, उससे मिलेगा उसको दे दिया। सारा कुछ पीछे जो कोई सरमायाकारी या मुल्कों से ताल्लुकात या बाहर से पैसे या ताजरों का एतमाद, ये फ़ौज कर रही है। ये ऊपर आसफ़ अली ज़रदारी, नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, सस्ते शोहरत के सस्ते ड्रामे। और खैर से जिस हालत पे हैं इस पे भी दुख है, और इससे ज़्यादा दुख ये है कि इस हालत से निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। और इसी जब क़यादत की बात हो तो शहबाज शरीफ साहब खिताब फरमा रहे थे वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम में। उसमें फरमा क्या रहे थे? वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम वो होता है जहाँ पूरी दुनिया के सरमायाकार बैठे होते हैं, और उसके सामने शहबाज शरीफ साहब पक्के मुंह से क्या फरमा रहे थे? पाकिस्तान का क्या नक्शा खींच रहे थे? फरमा रहे थे, पूरी दुनिया के ताजरों को बता रहे थे, साडा पावर सेक्टर तबाह हो गया जी। साडे हाँ जितनी बिजली चोरी हुंदी है इतनी किस दुनिया के किसी मुल्क चोरी नहीं हुंदी। साडे हाँ जेड़े गरीब मर रहे ने, तबका अशराफिया मौजां कर रहे। असी जितने टैक्स इकट्ठे कर पाने उनके तो ज़्यादा साडा खर्चा है, और साडे कर्जे इतने ने कि मौत का शिकंजा बनिया है, और साडे इदारे सरकारी इदारियां का बुरा हाल है। बस और इस क्या क्या बताऊं। मुझे वो फिल्म शोले, वो गब्बर सिंह वाली शोले में वीरू थे धर्मेंद्रा और जय था अमिताभ बच्चन। तो धर्मेंद्रा का रिश्ता लेने अमिताभ बच्चन जाता है हेमा मालिनी का रिश्ता लेने। तो जब उसके घर पहुंचता है तो पूछते हैं कि मुंडा की करता है? तो वो कहता है मुंडा बाकी तो कुछ नहीं करता, बस रात को लेट आता है। तो वो आगे हेमा मालिनी के वालिदैन और रिश्तेदार पूछते हैं रात को लेट आता है क्यों? बस कभी कभी पी लेता है, इस वजह से रात उसको पता नहीं चलता, रात लेट हो जाता है। वो कहते हैं कि वो पीता भी है? कहते हैं पीता तो रेगुलर तो नहीं पीता, लेकिन तब पीता है जब जुए में हार जाए। क्या वो जुए में हार भी जाता है? हाँ कहते हैं जुआ तो जाहिर है, अब क्या करे, जुए में हारेगा वो, जाहिर है जब लूट मार का इतना पैसा आएगा तो जुआ तो खेलना है भाई, क्या करे और इतना पैसे का। वो कहते हैं लूट मार भी करता है? नहीं कहता वो इतनी नहीं करता, वह मार धाड़ ये वो बदतमीज़ी, ख़वातीन छेड़ना ये वो। अच्छा क्या ये भी वो करता है? बस क्या करे। इसी तरह ही है, लंबा सीन है, मिजाइया सीन है। अगर आपने फिल्म देखी है तो आपको याद आ जाएगा, नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा कि खैर से बता वो ये रहा, रिश्ता लेने गया हुआ है। शहबाज शरीफ साहब वहाँ सरमायाकारी लेने गए हुए थे, इधर वो रिश्ता दोस्त का लेने गया है। बताता है रात को लेट आता है, साडा पावर स्ट्रक्चर तबाह। बताता है क्यों लेट आते हैं, वो आगे से पूछते हैं, इसलिए कि वो पी लेता है। साडा तबका अशराफिया मौजां कर रहा जे, साडे यहाँ कर्जे ज़्यादा तो आमदन कम। क्यों पीता है? जुआ, जब जुए में हार जाए तो पी लेता है, जुआ भी खेलता है। यानी कोई हमारा निज़ाम नहीं है, तबाह बर्बाद हो गया मुल्क। वो सीन ज़रूर देखिएगा। ये जो है ना हमारे जय और वीरू, इन्होंने सवा सत्यानाश कर दिया। अब जब आप अपने मुल्क को जहन्नम बनाकर पेश करेंगे, ऊपर से डिजिटल दौर है, दुनिया को पता है यहाँ दहशतगर्दी भी है, दुनिया को पता है यहाँ सियासी अदम इस्तेकाम भी है, दुनिया को पता है यहाँ ब्यूरोक्रेसी का सुर्ख फीता भी है, दुनिया को पता है ये खुद ऊपर कितनी करप्शन लूट मार है, और ऊपर से 5-7 चीज़ें आप बता दें तो कौन आएगा वैसे सरमायाकारी करने? वैसे आना भी किसी ने नहीं।
इसलिए किसी ने जाना नहीं कि जो हुक्मरान हैं इनके अपने बच्चों, अपनी आल औलाद की सरमायाकारी बाहर है, अपने कारोबार बाहर हैं, बाकी पागल हैं इधर आए। ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनके अपने बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, हुक्मरानों के अपने बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, बड़े ताजरों बिजनेसमैनों के अपने बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, FBR के अफसरों के अपने खांचे बाहर लगे हुए हैं। ये मुल्क तो कमाने के लिए, लूटने के लिए है, चरागाह है, तोशा खाना है, लूट मार करो और बाहर अपनी सारी 7 नस्लों की सेटिंग करो। इधर आओ बस प्रोटोकॉल, हटो बचो, खिताबात, तकरीरें और सवा सत्यानाश। पता नहीं कब सीखना इन लोगों ने। उम्रें गुजर गई हैं, कब्रों में टांगे हैं, ना इनसे हमारी जान छूटती है, ना ये कुछ सीख पाते हैं। और अब आ जाएं गंदम स्कैंडल पर। हमारे कुछ यार दोस्त बैठे हुए टीवी पर लगे हुए हैं, नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ को तलब कर लिया गंदम स्कैंडल पर, और अब पता नहीं क्या होने वाला है, खेत मिट्टी होने वाला है। बड़ा भाई निक्के भाई ने बुला रहे हैं, इस्लामाबाद, लाहौर ही बैठा इस्लामाबाद वाले ने बुला रहे हैं कि गंदम की वो की कर लेगा, की कह देगा। PDM 1 हुकूमत भी इसमें इन्वॉल्व है, निगरान भी इसमें इन्वॉल्व है, PDM 2 अब की हुकूमत इसमें इन्वॉल्व है, मरीम नवाज़ की हुकूमत भी इसमें इन्वॉल्व है, ब्यूरोक्रेसी भी इसमें इन्वॉल्व है, हाउस ऑफ शरीफ के लाडले चहेते भी इसमें इन्वॉल्व हैं, हाउस ऑफ शरीफ के इत्तेहादियों के मतलब पीपल्स पार्टी और बाकी सारों के चहेते लाडले और फ्रंटमैन भी इसमें इन्वॉल्व हैं। जो इस मुल्क का अशराफिया है, जो सारों को फंडिंग करता है, सारों के मुंह में हड्डियां डालता है, वो भी इन्वॉल्व है। खेत मिट्टी कर लेना किसी, खुदा के लिए ये सस्ते ड्रामे छोड़ दें। आज कहीं एक मैं पढ़ रहा था, मरीम नवाज किसी घर में पहुंच गई है दवाई देने। हाउस ऑफ शरीफ की राजा रंजीत सिंह के बाद लंबी हुक्मरानी है पंजाब पे, और अगर आज भी मरीम नवाज को किसी के घर दवाई देने के लिए जाना पड़ गया है तो शर्म आनी चाहिए। कोई अस्पताल जिसमें गरीब को खांसी का सिरप भी मिलता हो, कोई सरकारी अस्पताल, कोई सरकारी स्कूल जिसमें गरीब का बच्चा बाइज्जत पढ़ता हो, कोई ऐसा मंसूबा जिससे गरीब को उम्मीद लगी हो कि मैं तो मुश्किल काट लूँगा, मेरे बच्चे बेहतर हो जाएंगे। कोई ऐसी एक कदम जो आज डंग टपाऊ ना हो, लगे कि अगले फ्यूचर को सामने रख कर लगाया गया। एयर एम्बुलेंस चला दी, और कितने मरीजों ने एयर एम्बुलेंस से अब तक बताएं कितने हेलीकॉप्टरों पे मरीज अस्पतालों में पहुंचाए हैं, अस्पतालों में छापे मारे, क्या बेहतरी आई। पंजाब में सफाई कर दो, कितनी जगहों पे सफाई हो गई। थानों में छापे, कितने थाने बेहतर हो गए हैं। पुलिस की वर्दी पहन ली, क्या मोराल उनका बुलंद हुआ है। घरों में जाके हाल अवाल पूछ लिया कि आपके निकलने के बाद उस घर में क्या चिकन पका है, मटन पका है, या वैसे ही फाके थे। क्या कहूं, थक गया हूं कह कह के कसम से। हमारे तो आंसू खुश्क हो गए रो रो के। आखिरी मौजू है फ़ायज़ ईसा काजी। जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, हुकूमत बादियों नज़र में मुबैना तौर पर बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हुकूमत उन्हें एक्सटेंशन देना चाहती है, और इसके लिए आइन साजी हो रही है, कानून साजी हो रही है। जज की उम्र, सुप्रीम कोर्ट के जज की उम्र 65 साल से 68 साल कर दी जाए, फिर भी फ़ायज़ ईसा काजी साहब को फ़ायदा है। जो चीफ जस्टिस का टेन्योर है वो 3 साल के लिए कर दिया जाए, फिर भी फ़ायज़ ईसा काजी साहब को 1.5 साल इजाफी मिल जाएगा। और इसी आड़ में 2-4 जजेस को खुश करके बाकी सारी ऐसी तरमीम होंगी कि हुकूमत वक्त जब के आगे अदलिया लेटी हुई होगी। यानी ऐसे वो कानून साजी करेंगे, आइन साजी करेंगे कि उसमें अदलिया की आज़ादी ख़त्म हो जाएगी, हुकूमती अमल दखल, सियासी अमल दखल ज़्यादा हो जाएगा। पहले भी कहा है, आप भी कह रहा हूँ, काश फ़ायज़ ईसा काजी साहब एक किसी समात में ये कह दें, या रजिस्ट्रार के ज़रिए ये कह दें, या मैसेज कन्वे कर दें हुकूमत को कि अगर आपने आइन साजी करनी है, कानून साजी करनी है तो करें,
लेकिन उसका इतलाक मुझ पर नहीं होगा, मेरे बाद होगा। इसलिए कि मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये मेरे लिए कानून साजी नहीं हो रही, मुझे एक्सटेंशन देने के लिए कानून साजी नहीं हो रही, मुझे नवाजने के लिए कानून साजी नहीं हो रही। काश ऐसा वो कर दें। अगर ना किया और आइन साजी या कानून साजी हो गई तो फिर ऐसे ही लगेगा कि फ़ायज़ ईसा काजी साहब को नवाजा गया और फिर लोग बातें करेंगे। हालांकि मैं फिर भी उनका एहतराम करता हूँ, अदालत का एहतराम करता हूँ, लेकिन लोग बातें करेंगे कि हो सकता है अदालत ने हुकूमतों को फ़ायदा दिया हो और उसके बदले में हुकूमत अदालत को या अपने चीफ जस्टिस फ़ायज़ ईसा काजी को फ़ायदा दे रही है। कम से कम फ़ायज़ ईसा काजी साहब को अपनी पोजीशन क्लियर करके इससे निकलना चाहिए, ताकि बाद में हम अगर जो आइन साजी होती है, कानून साजी होती है, उनकी तरमीम पर मेरिट पर हम बात कर सकें कि ये तरमीम अच्छी है, ये गलत है, ये अपने फ़ायदे के लिए, ये अदलिया के फ़ायदे के लिए। अगर फ़ायज़ ईसा काजी साहब से ही इतलाक हुआ और इनको फ़ायदा हुआ तो फिर तो पूरी दुनिया कहेगी कि ये पूरा मेला मेरे कंबल चोरी करने के लिए सजाया गया था। वो मिसाल है ना, वो कोई मेला देखने गया देहाती, वहाँ जा गया तो थक के एक जगह लेटा तो सो गया, किसी ने उस कंबल उसने सिराने की में रखा हुआ था या साथ रखा हुआ था, कोई चोर आया कंबल लेके चला गया, उठा तो कंबल नहीं था, वापस घर पहुंचा तो घर वालों ने पूछा कि मेला किवें दा सी मेला, चंगा लगा? कहंदा केड़ा मेला, खेत मिट्टी, सारी दुनिया मेरा कंबल चोरी करने वास्ते इकट्ठी हुई सी। तो फिर लगेगा सारा कुछ एक शख्स के लिए हो रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।